हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट जुलाई 2026 की। इसमें जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट रहेगा जिसके 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसके आज हम लोग टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपकी ये परीक्षा होने वाली है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। पहली बार में अगर आप यूपी टेट को क्रैक करना चाहते हैं, 60 आउट ऑफ 60 आप एसएसटी में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, यह क्लास आपके लिए। आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस साल पूछा गया है वो उसकी डेट हमने नीचे मेंशन की है। इससे पता लगेगा कि किस तरीके से पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट जूनियर लेवल 8 जनवरी 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी टेट 15 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से नीचे अगला क्वेश्चन आपका यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जल्लहन, कालिदास, कल्लहन या बिल्लहन? कौन होगा इसका राइट आंसर? तो आपको बता दूं, वह है हमारे कल्लहन। ये कश्मीरी कवि थे। कश्मीरी कवि कल्लहन द्वारा जो इनकी रचना है राजतरंगिणी, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वह हम आपको बताते चलेंगे। राजतरंगिणी करके इनका देखिए, राजतरंगिणी इनकी रचना है। ओके, तो इस रचना में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो ये कल्लहन की ही रचना है, जो कि कश्मीरी कवि थे। ओके, इतनी बात क्लियर है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2017 का प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव या फिर वाल्मीकि? आपको बताते चले कि अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। कौन थे सर? पाणिनि थे। ठीक है। वेदव्यास ने भाई क्या लिखा है? वेदव्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत लिखी है। वेदव्यास किसके लेखक माने जाते हैं? महाभारत के। और वाल्मीकि किसके लेखक माने जाते हैं? वाल्मीकि रामायण के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन जो है वह बी राइट हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है। यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 का प्रश्न है। कहता है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास ने, कालिदास, भवभूति या फिर बाणभट्ट? तो मालती माधव नामक नाटक की रचना करने वाले हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। भास की रचना, जैसे एक इनकी बड़ी प्रसिद्ध नाटक है स्वप्नवास वदत्तम। क्या नाम है उसका? स्वप्नवास वदत्तम करके इनकी एक नाटक है, बड़ी महान नाटक है, इसके लिए जाने जाते हैं भास। ठीक है। कालिदास को आप लोग जानते हैं, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं रची हैं इन्होंने। ठीक है। और बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता थे बाणभट्ट। ओके, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, रेप्सन का, प्रोफेसर घाटे या फिर जॉन? क्वेश्चन आपका 2014 का है। तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है, ये स्टेटमेंट प्रोफेसर घाटे का है। किसका है? प्रोफेसर घाटे का स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का बड़ा ही प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। त्रिपिटक का अगर आपसे अर्थ पूछ ले तो इसका अर्थ होता है 3 टोकरियां। क्या होता है? 3 टोकरियां। ओके, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां और इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब देखिए, अगर मैं बात करूं विनय पिटक की, भाई 3 आते हैं इसमें। विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो विनय पिटक, इसमें क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं और जो भिक्षुणी थे उनके लिए मठवासी जीवन के नियम और अनुशासन क्या है उनका विवरण मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आता है सुत्त पिटक। क्या आता है?
सुत्त पिटक, इसमें भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं और उनके उपदेश इंक्लूड हैं। फिर इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। कौन आता है? अभिधम्म पिटक। आपसे पूछ लेगा कि जैसे भगवान बुद्ध के उपदेश किसमें संकलित हैं, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, या अभिधम्म पिटक में, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बता देंगे कि भगवान बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश, वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। ठीक है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत, जो उनकी फिलॉसफी है, उसकी व्याख्या अभिधम्म पिटक में की गई है। ओके। और ये जो ग्रंथ है मैं आपको बता दूं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं डियर फ्रेंड। किसमें? पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतनी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जहां से क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लेगा, हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। शाकुंतलम लिखी थी, अभी पीछे मैंने बताया, शाकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी सर। शाकुंतलम लिखने वाले कौन थे? कालिदास थे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है महाभारत के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 का है। कालिदास के महाभारत के लेखक वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास। कालिदास ने क्या किया? ये संस्कृत के बड़े महान कवि, नाटककार थे। अभिज्ञाना शाकुंतलम लिखी इन्होंने। ठीक है। तुलसीदास की बात करें, इन्होंने तो रामचरितमानस की रचना की है। अच्छा, और रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ये भी ध्यान रखिएगा सर, अवधी भाषा में की है। कौटिल्य जो है, इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ओके। इन्हें जो है कि एक जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक हैं ये। ठीक है। एक राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं कौन? कौटिल्य। ओके। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम किसके साथ में जाएंगे? प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इतनी बात होती है क्लियर। अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? कौन है जो प्राचीनतम है? जारवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, या फिर कायथा संस्कृति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट 8 जनवरी 2020 को पूछा गया था। तो ताम्रपाषाणी की ग्रामीण संस्कृति जो प्राचीनतम है वो आपकी आहार संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? आहार संस्कृति। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका 2018 का है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका, या फिर बारह? क्या हो जाएगा? वह है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आपका 2 फरवरी 2016 का है। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से, लोथल, चन्हूदड़ों, या फिर हड़प्पा? कहाँ से मिली हैं? तो ये हमको मिली है चन्हूदड़ों से। चन्हूदड़ों। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार मतलब कर्व्ड या मुड़ी हुई ईंटें मिली हैं। कहां से? चन्हूदड़ों से। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात में, पंजाब, राजस्थान, या फिर हरियाणा? कहाँ है भाई? यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगर ये भी पूछ ले तो वो भी ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ओके। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। देखिए, यूपी टेट पास करने का एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ पाएंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सीटेट नहीं है कि इसमें आपका बंधा हुआ सिलेबस है कि बस एक दायरा खींच दिया कि इसके बाहर नहीं पूछेंगे। ये तो घूमने टहलने चले जाएंगे कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके और यहाँ आपके डाल देंगे क्वेश्चन कि भाई ये भी बताओ, इसका भी आंसर बताओ। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? अवाचनीय है, संस्कृत है, फारसी है, द्रविड़ है? बताइएगा। 2011 का क्वेश्चन है। ये अवाचनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इसका वाचन नहीं किया जा सका है, इसलिए इसको अवाचनीय कह दिया गया, या फिर इसको अज्ञात लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि इसका वाचन नहीं हो पाया तो अवाचनीय कह दिया इसको भैया। ठीक है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सोने का, चांदी का, लोहे का, या फिर
कांसे का प्रयोग तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा के लोग, सिंधु घाटी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी सर, क्या बोला आपने? कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे, ठीक है, जो कि लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा को, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को, ऑस्ट्रो एशियाटिक, या फिर चीन तिब्बती? ये क्वेश्चन हम लोगों ने जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे सीटेट के लिए, वहाँ हमने बड़ा जोर दे करके इन क्वेश्चंस को पढ़ाया था। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे भारतीय आर्य, जिसको क्या कहते हैं, जिसको इंडो आर्यन भी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय आर्य यानी कि इंडो आर्यन, यह भारत का सबसे बड़ा भाषा का समूह है। भारत की लगभग 74 से लेकर के 74% से 78% जनसंख्या जो है वो इस समूह की भाषाएं बोलती है। इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत जैसी भाषाएं इंक्लूड हैं। ओके, तो भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले संपूर्ण उत्तरी भारत विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में, या फिर 2 शासन तंत्रों में? क्वेश्चन आपका 8 जनवरी 2020 का है। क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा 16 महाजनपद और गणराज्यों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले संपूर्ण उत्तरी भारत जो है वो 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था या बटा हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? क्वेश्चन हमारा 18 नवंबर 2018 को पूछा गया है, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा, वो है हमारा प्रथम उपदेश। ठीक है, क्या है? प्रथम उपदेश। अब जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? चक्र को यहाँ पे जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, तो बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए जो प्रथम उपदेश हैं उसका प्रतीक है चक्र। ठीक है, इस घटना को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म के पहिए को घुमाना भी कहा जाता है। ओके, अब जैसे संबोधि है, संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है सर? ज्ञान प्राप्ति। इसे बोधि वृक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण की अगर बात करें, जिसका मतलब होता है गृह त्याग। क्या होता है सर? गृह त्याग। इसे घोड़े के प्रतीक से दर्शाया जाता है। निर्वाण प्राप्ति को, महापरिनिर्वाण को, इसे स्तूप द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? स्तूप द्वारा दर्शाया जाता है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जो है प्रथम उपदेश की जो घटना थी उसको चक्र द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन कोई बहुत पुराने नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है। लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक के, समुद्रगुप्त, हर्ष, या फिर पुष्यमित्र द्वितीय? तो इसकी जो पुष्टि है वो अशोक के अभिलेख से होती है। ये कौन थे? मौर्य सम्राट थे। मौर्य सम्राट थे कौन? अशोक। ठीक है, इनके जो है इनका स्तंभ कौन सा? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है द्वितीय बौद्ध संगीत, ये हमने पिछली वीडियो में प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों बौद्ध संगीत का बढ़िया से हमने समझा दिया था कि कौन सी बौद्ध संगीत का समय क्या था, किसके शासनकाल में हुई थी, है ना, और इस तरीके से सब समझा दिया था। चलिए, तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्थान की बात करें तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन आपके सामने था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धर्म
त्रिरत्न में विश्वास करता है? बताइए कौन है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो देखिए, हालांकि ये जो त्रिरत्न की बात हो रही है इसमें बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है, जैन धर्म भी विश्वास करता है, लेकिन बड़ी व्याख्या किसने की है? बड़ी व्याख्या जो की है वो जैन धर्म ने की है। ओके भाई, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का उल्लेख, यहाँ पे जो त्रिरत्न का उल्लेख है वो किस रूप में है? यहाँ पे है बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में। बुद्ध धम्म संघ के रूप में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बड़ी व्याख्या जो है वो जैन धर्म में की गई है। इसलिए हम किसके साथ में जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ओके, जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, या त्रिरत्न का मतलब यहाँ पे मोक्ष का मार्ग, ठीक है, जिन्हें जैन धर्म में रत्नत्रय भी कहा गया है। अब इसमें कौन है वो त्रिरत्न? एक तो है आपका सम्यक दर्शन, क्या है? पहला है सम्यक दर्शन, फिर है सम्यक ज्ञान, फिर है सम्यक चरित्र। ये हैं 3 रत्न, ठीक है। सम्यक दर्शन कहता है कि सत्य में विश्वास करो, और जो सम्यक ज्ञान है ये कहता है कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण, यानी कि 5 महाव्रतों का पालन करो, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपसे, ये सीटेट का क्वेश्चन है लेकिन ये यूपी टेट में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो वो हमारा सारनाथ है। क्या है? सारनाथ। ये वो स्थान है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या फिर बौद्ध विद्वान, तो वो है हमारा वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी कि प्रबोध प्राप्त किया। बोधिसत्व उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो इनलाइटेंड हो चुके हैं और निर्वाण प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर अगला क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है 2015 में। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, जो शुरुआती विहार होते थे जहाँ वो लोग ध्यान करते थे, रुकते थे, वो लकड़ी के बने होते थे। ये आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। किसके बने होते थे सर? लकड़ी के बने होते थे। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईस्वी या फिर 2री सदी ईस्वी? तो प्राचीन रोम जो है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व गणतंत्र हुआ था। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। कब दिया था? तो इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं भैया? तो वो हैं जैन धर्म में। किस धर्म में? जैन धर्म में, ठीक है। तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, वो प्रथम तीर्थंकर हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है? भगवान पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म के इस वर्तमान स्वरूप को व्यवस्थित किया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? देखिए, क्वेश्चन हमारा 8 जनवरी 2020 को पूछा गया है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे ये। ओके, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। 2020 का क्वेश्चन है। फिर कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था?
गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा और उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो वो क्षेत्र है हमारा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक अभी मैंने आपको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, इनके शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था, जस्ट मैंने अभी पीछे बताया। और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भद्रस्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त या फिर विशाख दत्त के नाम से जाना जाता है? तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या फिर बृहद्रथ? कौन था भैया? तो वो हैं बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सटीक हो जाता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, मधुबाई द्वारा या फिर रामानुज द्वारा? कि ये सीटेट में 7 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक बहुत ही प्रभावशाली शाखा है जिसे रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था। अब अगर आपसे पूछ ले कि विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या होता है? विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है विशिष्ट अद्वैत। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म यानी कि ईश्वर ही सर्वोच्च सत्य है, लेकिन जीव यानी कि आत्मा और ये जगत ये संसार भी सत्य है। वे ब्रह्म से अलग नहीं है बल्कि ब्रह्म के ही विशेष मतलब एक हिस्सा है, अंग है, अंश है, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत ऑप्शन हमारा रामानुज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रामानुजाचार्य भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए 2018-2016 में रिपीट हुआ है सीटेट में। एलोरा की गुफा, ये हम लोगों ने उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की रचना है? तो यह आपकी राष्ट्रकूट काल की रचना है सर। किसकी रचना है? राष्ट्रकूट काल की रचना है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कहता है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो ये जो रंग हैं वो पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। किससे प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिजों से प्राप्त किया गया रंग है जो हजारों वर्षों के बाद भी फीका नहीं पड़ा। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, बताइए। मैं आपको बता दूं कि यह हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग 7वीं शताब्दी में आया था। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है आपसे कब आया था? 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पॉइंट टू बी नोटेड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? मौर्य काल को, वैदिक काल को, गुप्त काल या फिर वर्धन काल को? तो आपको बता दें कि यह गुप्त काल को, ठीक है। भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सुबंधु, घटखरपर, छपणाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? ये सभी गुजरात के शासक थे, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ओके, क्या थे? ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। क्वेश्चन आपका 19 दिसंबर 2016 यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, कहता है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो वो थे कुषाण। कौन थे? कुषाण। लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाण शासक जो रेशम मार्ग था, जो सिल्क रूट था, उस पर कंट्रोल रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। क्या है ये? मंदिरों में ये वो स्थान है गर्भगृह जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। गुफाएं
जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गर्भगृह जो है वो स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। चोल मंदिरों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? तो वो थे पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये 3 वंश थे जिनमें त्रिपक्षीय संघर्ष चला, 3 वंशों के बीच में संघर्ष चला। अशोक के अधिकांश अभिलेख निम्न लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं सर? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसलिए इनको यहाँ पे डाल दिया हमने। यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने करवाया था भाई? होलकर, पल्लव, बुंदेला या फिर चंदेल? खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराने वाले चंदेल थे। कौन? चंदेल। क्वेश्चन कहता है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था कौन? नागसेन, सुश्रुत, चरक या फिर अश्वघोष? तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वह चरक था। कौन? चरक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। तो महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था। निम्न में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त को? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ स्थित है? देखिएगा, कंपूचिया, कंबोडिया में। अंकोर वाट एक मंदिर है प्यारे दोस्तों। अंकोर वाट क्या है? धार्मिक स्थल है। ठीक है, ये कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है। ये मूल रूप से ये भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। और जो कंबोडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर इसका चित्र बना हुआ है, आप गूगल कर लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? राठौर, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान या फिर पाल? किन्होंने किया था भाई? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, भारत में मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या फिर दक्कन में? तो ये जो बृहदीश्वर मंदिर है यह आपका तंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजौर में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ये आप लोगों ने एनसीईआरटी जो पढ़ी है उसमें इसको विधिवत तरीके से लिखा गया है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब होता था। ये राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले या फिर पुत्र के जन्म के लिए। तो आपको बता दूं, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए। हमारा राजा क्षत्रिय है, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, लेकिन ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कर लेने के बाद राजा को क्षत्रिय मान लिया जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था सर? नगरम कहा जाता था। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। औषधि से किसका संबंध नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा,
धन्वंतरी ये तो औषधि से संबंधित है, इन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। बहुत पॉइंट अच्छा आया यहाँ पे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आयुर्वेद का देवता किसे माना जाता है, धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। ठीक है, पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार ये जो है वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और ये चिकित्सा के आदि देव हैं। कौन? धन्वंतरी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी आंसर ये राइट नहीं है, समझ लीजिए पहले। फिर आते हैं आपके भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य जो हैं इनका औषधि से संबंध नहीं है और ये हमारा आंसर राइट भी हो जाएगा। भास्कराचार्य जो हैं ये एक मैथमेटिशियन हैं यानी कि गणितज्ञ हैं और एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने कुछ प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ जैसे सिद्धांत शिरोमणि हो गया, लीलावती की भी रचना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है सिद्धांत, आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने की थी। लीलावती की रचना किसने की? लीलावती के रचनाकार भी भास्कराचार्य ही हैं। ये इनका संबंध औषधि से नहीं है। ये कौन है? ये गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे भाई। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी राइट हो गया। अब सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चरक की। ये कनिष्क के राजवैद्य थे। किसके? अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा भी था, कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारतीय चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है, चरक को माना जाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है। क्या है? चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। अगला पॉइंट आ गया हमारा सुश्रुत वाला। देखिए इन्हें शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का जनक माना जाता है। किसको? सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सर कि एक सेकंड इसको कैसे, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुश्रुत संहिता किसने लिखी भैया? सुश्रुत संहिता लिखी है सुश्रुत ने। ठीक है, और जिसमें प्राचीन काल में की जाने वाली जो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का विवरण मिलता है। इतनी बात क्लियर है? प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, इन तीनों का संबंध औषधि से है, इनका संबंध औषधि से नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए हमने कहा चलो आपको थोड़ा डीप में समझाते हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है? पावा, कामरूप, पिपलीवन या फिर रामग्राम। असम का प्राचीन नाम जो है वह कामरूप है। प्राचीन काल में असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के, बौद्ध स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का या फिर सल्तनत स्थापत्य का। तो आपको बता दूं दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कैसा मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर? जैन मंदिर है, जिन्हें जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित किया गया है। और ये अपनी संगमरमर की बहुत ही यूनिक जो नक्काशी की गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका जो है वह ए राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, किस ईस्वी में की थी ये भी बता दीजिए। तो इन्होंने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन आपका 2011 का है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो ये थी आपकी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा। तो आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण है वह राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी भैया? कौन थे वो? सिकंदर लोदी थे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी।
कौन थे वो? अलाउद्दीन खिलजी थे सर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को महान विजेता दिखाने के लिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कब पूछा गया सर? 8 जनवरी 2020 को पूछा गया प्रश्न है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, देखिए सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, ठीक है। किसी भी सूफी संत की कब्र या मकबरा जो होता है उसे दरगाह कहते हैं, ओके। लोग यहाँ आशीर्वाद लेने, दुआ मांगने आते हैं, जैसे आपका अजमेर शरीफ दरगाह हो गई, ठीक है। चलिए, ईदगाह क्या होता है सर? ईदगाह की अगर बात करें तो ये वो खुला मैदान या स्थान होता है जहाँ मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गुलफरोशा ये फूल बेचने वाला या फूलों से संबंधित शब्द है। और खानकाह बचा, खानकाह ये वो स्थान होता है जहाँ सूफी संत निवास करते थे, अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक तरह का आश्रम या आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था खानकाह, ओके। फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, जो है इनके शिष्य थे ये। शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर सूफी संत के शिष्य थे। यूपी टेट 2018 का ये प्रश्न है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और हमने सीडीपी के 100 क्वेश्चंस इसी तरीके करवाए हैं। बाकी अब इसके बाद SST होगा, फिर हम हिंदी भी कराएंगे, EVS भी कराएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन आपके सामने। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी भैया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी थी। इसी तरीके से हम लोग सुपर फास्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे और यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ठीक है। चलिए, हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताते चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? ये तो वेरी सिंपल है, फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी सर? फारसी भाषा थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा प्रशासनिक भाषा हुआ करती थी, ठीक है। सूफी संत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे वो खानकाह कहलाते थे। और हमने क्या बताया था? खानकाह, हाँ, वो स्थान जहां सूफी संत निवास करते थे, अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। ये एक तरह का आश्रम या फिर आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था खानकाह। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? किसने लगाया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर बलबन ने? आपको बता दें वो लगाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। दिल्ली के फिरोज तुगलक ने, ये जो सुल्तान थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। चलिए, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जो आराम बाग है वह बाबर ने बनवाया था सर। यूपी टेट 8 जनवरी 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को कलंदर कहा जाता था। किसको कहा जाता था सर? बाबर को कलंदर कहा जाता था। यूपी टेट में ही 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने ही दी थी। उन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। दीन ए इलाही की स्थापना यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2014 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी सर। किसने की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था भाई? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में करवाया था? तो ये करवाया था उन्होंने फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो ये किया था औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। तानसेन दरबारी गायक थे हुमायूं के, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर औरंगजेब के? तो ये आपको मैं बता दूं कि तानसेन दरबारी गायक थे अकबर के। किसके थे सर? अकबर के दरबारी गायक थे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सही मिलाइए इसको। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ सर? 1539 में। घाघरा युद्ध कब हुआ? 1529 में। कब हुआ? 1529 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। कब हुआ? 1540 में। अब इसको मिला दीजिए। देखो ए जाएगा हमारा ए, अच्छा इसमें नंबर नहीं दिया है, ए जाएगा। अब इसको ए बी सी डी है ही, इसको भी ए बी सी डी मान लो। ए जाएगा बी के साथ में, यानी ए यहाँ पे 2 नंबर है तो A2 जाएगा, ठीक है। और फिर B4 के साथ में B4 है, ठीक है। और C जो है वो 1 के साथ में गया है, C1 है। और D हमारा एक बचा, वो इसके साथ मिला दो, ऐसा ही राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध है 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ऐसे इसको याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाने वाले अकबर थे सर। कौन? अकबर थे जिन्होंने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल को, या फिर दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, या फिर बुलंद दरवाज़ा? तो वो है हमारा शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया बुलंद दरवाज़ा। फिर किसने करवाया इसका निर्माण? मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था सर। किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1602 ईस्वी में कराया था। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम ने लिखा। ओके, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने अकबर नामा लिखा था। अकबर नामा में भी खूब पूछा जाता है। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी किसने लिखी? वो भी अबुल फजल ने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा लिखने का श्रेय जाता है गुलबदन बेगम को। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? यूपी टेट 27 जून 2013 का क्वेश्चन है। तो शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? नूरजहां, अनारकली, मुमताज़ महल या फिर शाहजहां? आपको बता दूं कि ये करवाया गया था मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसका? लाल किले का। निम्न व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? वो हैं हमारे कबीर दास जी। इनकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। ऑप्शन सी, सीटेट 2016 2018 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नीचे कहता है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराने का श्रेय जयसिंह द्वितीय को जाता है। इनको महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो वो हैं रामानुजाचार्य, रामानुज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को विचारार्थ प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य भी लिखा हो सकता है, रामानुज भी लिखा हो सकता है। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी या फिर गुरु अंगद देव जी? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा। देखिए कौन है जो सुमेलित नहीं है।
देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर, हाँ सही है, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में ही है। और वृंदावन मंदिर मथुरा में है, कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, जेके मंदिर आपका ये प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कानपुर में स्थित है। इसको काट के यहाँ पे कानपुर लिख लो, ठीक है। अगर ये कानपुर लिखा होता तो ये भी ठीक हो जाता। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, कोई शक नहीं इसमें। ओके, तो ये जो जेके मंदिर है कहाँ है सर? लखनऊ में, सॉरी कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। राणा सांगा संबंधित हैं, जो राणा सांगा हैं वो किससे संबंधित हैं? मेवाड़ से। राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ राज्य के शासक थे, उनकी जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ राज्य के शासक थे, ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने? मुगलों ने, अफ़गानों ने, अंग्रेज़ों ने, सिखों ने। किसने किया था भाई? वो किया था अफ़गानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किसने किया? अफ़गानों ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जैसे कि क्वेश्चन आपका 18 नवंबर 2018 को पूछा गया है, तो उस समय भारत का शासक अकबर था। कौन? उस समय भारत का शासक अकबर था, ठीक है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी? किसके काल में, किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी। 2018 का क्वेश्चन आपके सामने। फिर देखिएगा सीटेट में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 16 और 18 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में खूब पढ़ा है। लॉर्ड कैनिंग का ये स्टेटमेंट है। किसका? लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है। देखिएगा, देखिए अगर इसके हम समय की बात करें तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि कौन कब से कब तक रहा, ठीक है, तब तो आप इसको सही लगा पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं काल क्रमानुसार की, तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इनका जो पहला कार्यकाल था वो था 1757 से लेकर के 1760 तक, ठीक है। फिर इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो था 1765 से लेकर के 1767 तक, यानी कि 67 तक। ओके, ये आएंगे हमारे सबसे पहले 2 नंबर पे, सबसे पहले ये आएंगे, ठीक है। फिर इनके बाद आएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो आते हैं इनके बाद 1772 से लेकर के 1785 तक का जो कार्यकाल था वह वॉरेन हेस्टिंग्स का था। फिर 85 के बाद आएंगे कॉर्नवालिस। कौन आएंगे? 85 के बाद आएंगे कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक रहा। अब 93 के बाद आएंगे आपके लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 तक रहा। अब इसी सीक्वेंस में ये जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। 2 नंबर पहले आएंगे, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे, फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, फिर उसके बाद वेलेस्ली आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट वन, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब प्रश्न फिर देखिए 2016 का सीटेट का। इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? वास्को डी गामा, जुयन चेंग, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर फॉजियन? कौन है वो? तो वो हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? देखिएगा कौन है जो सही सुमेलित है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। हाँ, स्थायी बंदोबस्त जो है किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के द्वारा लागू किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विलय नीति नहीं दी थी। विलय नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। किसने? विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने दी थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा का अंत नहीं किया था। देखिए सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ये भी गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि प्रणाली नहीं दी थी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है।
हाँ, ये स्थायी बंदोबस्त दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। बहुत पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। दादन व्यवस्था जो है, जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, उसे दादन व्यवस्था कहा गया है। मार्को पोलो कौन था? एक अन्वेषक था, वैज्ञानिक था, लेखक था या फिर प्रकाशक था? जो मार्को पोलो था वह एक एक्सप्लोरर था डियर फ्रेंड। क्या था सर? एक्सप्लोरर था, एक खोजकर्ता था, एक अन्वेषक था। ठीक है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे भाई? डलहौजी, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कैनिंग, कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वो स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है वो स्थान? चेन्नई, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, गोवा। तो वह स्थान हमारा पांडिचेरी है। कौन सा है? पांडिचेरी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। किस राज्य के? जगदीशपुर के जमींदार थे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और इसी तरीके के 100 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वह है अवध। किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 1856 में। ये क्वेश्चन आपका 18 नवंबर 2018 में पूछा गया था। मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ रहेगी ना सर, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन होगा, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख करके और भेज दूँगा आपको। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार किया गया था, लेकिन इसे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आज के 100 क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।